हेलो साथियों, ईओआरओ डिवीज़न की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन इंडियन पॉलिटी के अंदर से मूल अधिकारों के बारे में। तो मूल अधिकारों की जब चर्चा होती है तो जब अपन भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान का भाग कौन सा आता है? तीसरा जाता है, जिसके अंदर से मूल अधिकार दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो मूल अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भी याद रखना। और बात करें तो जो भाग 3 है इसका एक और अन्य नाम है जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 के अंदर से बात करें तो यह सभी व्यक्तियों के लिए समान उपचार, व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान, व्यापक सार्वजनिक भलाई और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। मूल अधिकारों के बारे में बात करें तो भारत के संविधान के अंदर से 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कितने हैं? 7 मूल अधिकार आ जाते हैं। अब कौन कौन से आते हैं, कौन सा हटा, कौन सा जुड़ा, वो सारी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो पहला आ जाता है जिसको कहा जाता है समता का अधिकार। क्या कहते हैं इसको? समता का अधिकार कहा जाता है। समता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है और इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आरपीएससी का फेवरेट है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा जाता है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। तीसरा अपन बात करें तो तीसरा कौन सा जाता है? शोषण के खिलाफ अधिकार आ जाता है। शोषण के खिलाफ अधिकार आ गया। ये शोषण के खिलाफ अधिकार है, ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? आर्टिकल 23 से 24 तक यहाँ पर दिया गया है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों, चौथा जो बात करें तो चौथा कौन जाता है? धर्म की स्वतंत्रता। क्या जाती है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बात की गई है। कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा बात करते हैं। पांचवा कौन सा जाता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है जो आर्टिकल 29 से स्टार्ट होता है, 29 से 30 तक इसमें दिया गया है। पांचवा बाद में छठा बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार के बारे में भी बात करेंगे कि इसको कहाँ पर जोड़ा गया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे। संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 31 में दिया गया है। और जो सातवां जो आ जाता है वो कौन सा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा जाता है साथियों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर कह सकते हो संवैधानिक उपायों का अधिकार। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक आ जाता है? ये ओनली 32 में इसका बखान किया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा संपत्ति के अधिकार के बारे में। संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 31 में बताया गया है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1978 में होता है। कौन सा? 44वां संविधान होता है। इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा लिया जाता है और हटाने के बाद में किसमें? ये आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A के अंदर से कौन सा भाग आ जाता है? 12वां भाग आ जाता है, जिसके अंदर से एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये सीधा सीधा रूप में आपसे पूछा जाए तो वर्तमान के अंदर से आपको संविधान में कितने देखने को अधिकार मिलेंगे? तो मूल अधिकार हैं वर्तमान के अंदर से 6 ही आपको देखने को मिलते हैं। संपत्ति का अधिकार है, ये कहाँ से कहाँ हटाया गया, किस में जोड़ा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है गाइज। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। तो जब मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में जिक्र होता है तो केवल कुछ नागरिकों के लिए आर्टिकल 15, 16 और बाद में 19 और फिर 29 और फिर 30 आ जाता है। और अन्य जो सभी के लिए हैं जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 17 हो गया, 20, 21, बाद में 21(1) आ जाता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आ जाता है। ठीक है गाइस। और बात की जाए तो मूल अधिकार हैं ये असीमित नहीं बल्कि वाद विज्ञ आपको देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा कोई इसके अंदर से विशेषताओं के बारे में अपने को ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें अपन आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल आ जाता है 12। आर्टिकल 12 के बारे में क्या दिया गया है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12
ने भाग 3 के अंदर से उद्देश्यों के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। अब बात करें तो राज्य में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। भारत सरकार और संसद हो गया, राज्यों की सरकार और विधानमंडल हो गया, सभी स्थानीय प्राधिकरण जिसमें से नगर पालिका, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। साथ ही बात करें तो सभी अन्य प्राधिकरण जैसे विधायी हो जाते हैं और गैर विधायी प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल वगैरह वगैरह इसको शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे अपन। आर्टिकल आ जाता है गाइज 13 के बारे में। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून के बारे में बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 13 कहती है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, अतिक्रमण करता है उसे अमान्य माना जाएगा। यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की स्थापना करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 और उच्चतम न्यायालय के द्वारा 226 को उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति मिलती है जो कि मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ठीक है, आगे बात करें। आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं आर्टिकल 13 के अंदर से कानून की परिभाषा के अंदर से। तो संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा स्थायी कानून, दूसरा अस्थायी कानून जैसे राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के आदेश आ जाता है, और साथ ही बात करें तो विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने का प्रथा यहाँ पर दी गई है। आगे बात करते हैं अपन, जिसका नाम आ जाता है ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत के बारे में बात करें ना गए साथियों, तो आर्टिकल 13 कहता है कि भारत में संविधान के लागू होने से पूर्व या फिर लागू सभी कानून के अंदर से क्या होता है कि कानून संविधान के भाग 3 के अंदर से एक या एक से अधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो वे असंवैधानिक और अमान्य होते हैं। जैसे एक आ जाता है भिखाजी नारायण बनाम MP मामला 1955 का जाता है, दूसरा जाता है दीपचंद बनाम UP मामला 1959 का जाता है, एक और आ जाता है अंबिका मिल बनाम गुजरात मामला 1974 का जाता है। ऐसे आपको बहुत सारे मामले देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की संशोधनशीलता जो आर्टिकल 13(2) में बात की गई है, तो इसके बारे में अपन बात करें तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों को हटा दे। यदि संसद द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह असंवैधानिक और अमान्य होगा। ठीक है, या फिर असंगति या फिर उल्लंघन की सीमा तक इसको माना जाएगा। अब इसी के साथ में आ जाता है आर्टिकल 13(2) की भावना के खिलाफ प्रतीत होते हुए प्रथम संविधान संशोधन 1951 ने अनुच्छेद 15(4) में संशोधन किया। इस संशोधन में संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें अदालतों की न्यायिक समीक्षा शक्ति को यहाँ पर हटा दिया जाता है, जिसके तहत आपको बहुत सारे मामले देखने को मिल जाते हैं। जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 का जाता है। इस संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी, लेकिन निर्णय संसद के पक्ष में आया और सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया कि संसद के पास में 2 प्रकार की विधायी शक्तियां हैं, सामान्य आ जाती है और दूसरी संवैधानिक आ जाती है। दूसरा अपन बात करें तो दूसरा एक और मामला आ जाता है जिसका नाम आ जाता है गोकुलनाथ बनाम पंजाब मामला, जो 1967 के अंदर से आता है। एक और अपन बात करें तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंदर से क्या बात की गई, इसके बारे में बात करें तो इसमें अनुच्छेद 368 के शीर्षक को संशोधित किया गया। ये अब तक क्या होता है कि संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया और शक्ति एक प्रावधान जोड़ा, जिसमें कहा गया कि संवैधानिक संशोधन कानून परिभाषा में नहीं आते हैं, जो आर्टिकल 13(4) में बखान किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के बारे में क्या जाता है, समता का अधिकार। कौन सा आता है साथियों, समता का अधिकार आता है। समता के अधिकार के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करें तो देखो क्या होता है। इसमें यह कहा जाता है कि आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत में कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा में वंचित नहीं कर सकता। यह प्रावधान सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जिसमें से विदेशी कानूनी संस्थाएं, निगम, पंजीकृत समाज भी शामिल होता है। कानून के सामने समानता की अवधारणा को ब्रिटिश कानून से लिया गया था। ठीक है,
अब इसके अंदर से कानून के सामने समानता का तात्पर्य क्या है? एक नकारात्मक अवधारणा देखने को मिल जाती है, एक आ जाती है सकारात्मक अवधारणा देखने को मिल जाती है। पहले अपन बात करें कि नकारात्मक अवधारणा क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष विशेषाधिकार नहीं है। दूसरा बात करें तो नियमित न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक सामान्य कानून के प्रति समान अनुपालना जाती है। स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा अपन सकारात्मक अवधारणा के बारे में बात करें ना गाइस, तो इसके अंदर से क्या हो जाता है कि समान परिस्थितियों में और अधिकारों की जिम्मेदारियां दोनों में समान उपचार आपको देखने को मिल जाते हैं और समान स्थिति वाले व्यक्तियों पर समान कानूनों का सुसंगत अनुप्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट हैं अनुच्छेद हैं उनके बारे में। पहला तो आ जाता है गाइस कौन सा, 15(1). 15(1) क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। दूसरा अपन बात करें तो 15(2). 15(2) क्या कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर क्या होगा, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों में सार्वजनिक मनोरंजन के साथ स्थान पर प्रवेश कर सकता है। दूसरा अपन बात करें तो कौन सा जाता है, 15(3). 15(3) क्या कहता है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। 15(4) क्या कहता है, 15(4) ये कहता है कि राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजातियों के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। ठीक है, ये 15(4) कहता है। 15(5) क्या कहता है, 15(5) ये कहता है कि राज्य को यह अधिकार होता है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। फिर बात करें कौन सा, 15(6). 15(6) क्या कहता है कि राज्य के जो नागरिक होंगे या फिर राज्य को नागरिकों के लिए किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो यहाँ पर EWS वाली बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, 15(6) के अंदर से आगे बात करें। दूसरा जाता है 16(1). 16(1) क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या फिर नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। 16(2) के बारे में बात करते हैं। 16(2) क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म और स्थान और निवास के आधार पर राज्य किसी भी रोजगार या फिर कार्यालय के अध्यादेश जो अयोग्य है उसको नहीं ठहराया जाएगा। फिर बात करते हैं 16(3). 16(3) क्या कहता है कि संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए निवास और शर्त आरोपित कर सकती है। फिर 16(4) के बारे में बात करें तो 16(4) क्या कहता है कि राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है। ठीक है, आगे बात करें 16(5). 16(5) क्या कहता है कि विधि के तहत किसी भी संस्था या फिर इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या फिर किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। फिर देखते हैं 16(6). 16(6) क्या कहता है, 16(6) ये कहता है कि राज्य को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों और पदों पर 10% आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देती है। अब बात करते हैं, नाम आ जाता है कौन सा, अस्पृश्यता का अंत। कौन सा जाता है गाइस, अस्पृश्यता का अंत इसके बारे में बात करते हैं जो आर्टिकल 17 में बात की गई है। आर्टिकल 17 क्या कहती है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की और किसी भी रूप से उसका आचरण निषिद्ध करता है। फिर बात करते हैं, एक और आ जाता है 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत। क्या जाता है, उपाधियों का अंत आता है साथियों। उपाधियों के अंत के बारे में बात करें तो आर्टिकल 18 में उपाधियों को समाप्त करना बताया गया है। 18 हो गई। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है साथियों। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 तक इसमें बात की गई है। आर्टिकल 19(1) में बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या जाता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गई है। फिर आ जाता है 19(2)
जिसके अंदर से शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता बात की गई है। 19(3) में बात करें तो 19(3) के अंदर से क्या जाता है, संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार बात की गई है। 19(4) में बात करें तो क्या जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है। 19(5) के बारे में बात करें तो साथियों क्या हो जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध रूप से बस से जाने का, निवास और निवास करने का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है। एक और बात करते हैं 19(6). 19(6) क्या जाता है, यहाँ पर क्या आता है कि कोई भी वर्ती व्यापार पर कारोबार करने का अधिकार आपको देखने को मिलेगा, राज्य को अधिकार प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, जिसके अंदर से आर्टिकल 20 के बारे में बात की गई है। इसके अंदर से क्या किया गया है कि मनमाने में और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करना देखने को मिल जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रावधान देखने को मिलेंगे कि कोई भी पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं है, दूसरा बात करें तो दोहरी क्षति नहीं है, और तीसरा बात करें तो स्व अभिशन से नहीं आपको देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 21, जिसके अंदर से प्राण दैहिक स्वतंत्रता देखने को मिल जाती है। आर्टिकल 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर बात करते हैं 21 हो गया ना, 21(a) के बारे में बात करते हैं। 21(a) थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है साथियों। 21(a) के अंदर से नाम आ जाता है शिक्षा का अधिकार। क्या जाता है, शिक्षा का अधिकार आ जाता है। इस शिक्षा के अधिकार के अंदर से क्या होता है कि राज्य निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा देना, ये किसका होता है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है, जो आर्टिकल 21(a) में बात की गई है। बात की जाए आर्टिकल 22 के बारे में, तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, निरोध व गिरफ्तारी, निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बात की गई है। ठीक है साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करें तो आर्टिकल 22 गिरफ्तार या फिर हिरासत किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर लिखो कौन सा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जब चर्चा करें ना, तो आर्टिकल 23 और 24 के बारे में बात की गई है। इसके अंदर से क्या बात की गई है, तो मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रमात निषेध बताया गया है, जो आर्टिकल 23 में बात की गई है। अनुच्छेद 23 के अंदर से मानव तस्करी, बेगार जिसको जबरन श्रम बोल सकते हैं, इनके बारे में बात की गई है। फिर एक और आ जाता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है कि कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का निषेध देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी कारखाने, खदान का निर्माण कार्य, रेलवे जैसे अन्य खतरनाक जो गतिविधियों पर रोजगार के लिए प्रतिबंध लगाता है। फिर बात करते हैं धर्म से संबंधित, तो धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की जो स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 25 से 28 दिया गया है। इसके अंदर से क्या जाता है, देखो आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनमाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाती है। फिर बात करें आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाती है। और फिर बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाती है। और फिर एक और आ जाता है आर्टिकल 28। 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं 29 से 30 के बारे में। 29 से 30 क्या कहता है, इसके अंदर से संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा साथियों, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें आपको देखने को मिलता है। बात करें 29 के बारे में। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 30 के बारे में बात करें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है।
फिर बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 क्या जाता है, जिसको नाम से जाना जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं साथियों। इसके अंदर से क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार 3 मामले में उच्च न्यायालय के अंदर से भिन्न देखने को मिल जाती हैं। जैसे रिट का दायरा बात करें, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ बात करेंगे, एक उच्चतम न्यायालय की तरफ अपन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से क्या होता है कि केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकारों और सामान्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ये तो रिट जारी करने का दायरा आ जाता है। दूसरा बात करें तो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारों के अंदर से आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट क्या होता है, यह केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर या फिर उसके बाहर व्यक्तियों या फिर अधिकारियों के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। और उपाय और प्रकृति के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की किस प्रकार से है और हाई कोर्ट की किस प्रकार से है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत उपचार एवं एक मौलिक अधिकार है, याद रखना, जो सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। उधर बात करें हाई कोर्ट की तरफ तो हाई कोर्ट के अंदर से आर्टिकल 226 के तहत अब जो उपाय और विवेकाधीन आपको देखने को मिल जाता है, जो उच्चतम न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर करने से इनकार कर सकता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं रीट कितने प्रकार की होती है। रीट के प्रकार, रीट के प्रकारों के बारे में बात करें ना तो साथियों यहाँ पर पहला नाम आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर से क्या होता है को शरीर धारण करना जाता है। कार्यों के बारे में बात करें तो दूसरे को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को अदालत का आदेश है कि वह बंदी को अदालत के समक्ष पेश करे। इसके बाद में अदालत हिरासत में वैधता की जांच करती है। यदि हिरासत अवैध है तो बंदी को मुक्त कर दिया जाता है। उद्देश्य बात करें तो मनमानी जो हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। जारी करने योग्य विरुद्ध के बारे में बात करें तो सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों उसके अंदर से हो सकते हैं। कब जारी की जा सकती है? जब हिरासत वैध होती है या फिर यह कार्रवाई विधायिका और न्यायपालिका की अवमानना के लिए की जाती है तो भी होता है। या फिर बात करें जब हिरासत एक जो समकक्ष न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में नाम आ जाता है परमादेश। क्या आता है साथियों? परमादेश आ जाता है। परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ ये होता है। कार्य के बारे में बात करें तो एक अदालत का आदेश जो किसी सार्वजनिक अधिकारी, निकाय, निगम या फिर अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण और सरकार को एक आधिकारिक कर्तव्य का निर्देश देता है जिसे उपेक्षित या फिर अस्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का जो अर्थ होता है मना करना, और प्रतिषेध के जो कार्य होते हैं उस कार्य के बारे में बात करें तो एक उच्चतम न्यायालय इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने और उसमें के पास मौजूद अधिकार को हड़पने से रोकने के लिए निचली अदालतों या फिर न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले का क्या नाम आ जाता है? उत्प्रेषण। क्या नाम आता है? उत्प्रेषण आता है। इसके बारे में क्या होता है? उत्प्रेषण का होता है प्रमाणित होना या फिर सूचित होना, इसका मतलब होता है। ठीक है, एक और अपन बात करते हैं, नाम आ जाता है अधिकार परीक्षा। क्या आता है? अधिकार परीक्षा जाता है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किसी अधिकार या वारंट से माना जाता है। कार्य क्या होता है कि किसी सार्वजनिक कार्यालय पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता जांच करने, कार्यालय की अवैध कब्जे को रोकने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? सशस्त्र बल और मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आर्टिकल 33 क्या कहता है? सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आ जाता है। इसके बारे में बात करें तो आर्टिकल 33
संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के अनुरूप बलों को सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद आ जाता है 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि मार्शल लॉ और मौलिक अधिकारों के बारे में बात की जाती है। इसके अंदर से क्या कहा गया कि अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर क्या होता है कि मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध का प्रावधान करता है। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा अंग्रेजी आम कानून से ली जाती है। संविधान में कभी भी मार्शल लॉ का शब्द आपको परिभाषित देखने को नहीं मिलता। जब भारतीय संविधान पढ़ते हो तो इसके अंदर से मार्शल लॉ का कोई नाम आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल कौन सा, 35 वाला। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावित करना। इसके अंदर से क्या कहा गया कि आर्टिकल 35 कहता है कि कानून बनाने कुछ निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने की शक्ति केवल संसद में निहित होती है, राज्य विधानसभाओं के अंदर से नहीं होती है। आगे बात करें तो भाग 3 से बाहर कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर से जाता है जैसे भाग 12 में आर्टिकल 265 कहा जाता है, जिसमें से विधि के प्राधिकरण के बिना किसी कर को अध्यारोपित करने के बाद में क्या होता है, उसको संग्रहित न किया जा सकता है। भाग 13 में बात करें अनुच्छेद 300 के अंदर से क्या हो जाता है गाइज, यहाँ पर विधि के प्राधिकरण के बिना संपत्ति जो व्यक्तियों के और संपत्तियों से वंचित न किया जा सकता है। फिर बात करें भाग 13 के अंदर से अनुच्छेद 301 के अंदर से क्या होता है कि भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और संगम का बाद होगा। ये क्या है, भाग 3 से बाहर की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखी आपने। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है, मूल अधिकारों वाला। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मौलिक अधिकारों का एक कंप्लीट शॉर्ट वीडियो के अंदर से आपका रिवीजन हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।